नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस विषय पर अपनी बात को रख रहा हूं कि मोदी सरकार मनरेगा कार्यक्रम को क्यों बंद करना चाह रही है और इससे कितने देश को लाभ हुए हैं, फिर भी ये क्यों बंद करना चाह रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मोदी जी ये जो इनके जो एमपीज हैं, जो लोकसभा के जो एमपीज हैं, वो दबाव बना रहे हैं कि इसके अंतर्गत काम नहीं होता, सिर्फ पेपर पर ही होता है। लेकिन जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं, सच्चाई ये है कि उनको अब इसमें मनरेगा से जो पहले कमीशन मिलता था वो लगभग बंद हो चुका है, क्योंकि ये डायरेक्ट पंचायत में ये फंड जाता है। अब पंचायत के जो मुखिया जो हैं या और जो जनप्रतिनिधि हैं या वार्ड सदस्य हैं, वो सब काम करवाते हैं। इस तरह से अगर इन लोग भ्रष्टाचार करते हैं तो इनकी भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया जाता है। ये कई ऐसे आरोप लगे भी हैं और इसका ये प्रमाण भी मिला है कि जो भी बीजेपी या अन्य जो पार्टी के जो एमपी हैं, वो मनरेगा कार्यक्रम के तहत जो इनको कमीशन मिलता था, जो इसमें भ्रष्टाचार व्याप्त किए हुए थे, उससे इन लोग के जो कमीशन मिलता था और जो भी अन्य तरह की जो इनको सुविधाएं मिलती थी, जैसे मान लिया जाए कि वे वहाँ पे जेसीबी मशीन लगा करके या अन्य मशीन को लगा करके या दूसरे हथकंडे से ये काम करवा लेते थे और वहाँ पे बहुत से आदमियों को, मजदूरों को, जो श्रमिक थे, उनका फ़ोटो खिंचवा करके पैसा ले लेते थे। तो ऐसे कार्यों पर प्रतिबंध लगा है। दूसरी चीज़ की मनरेगा को जो लोग बताते हैं कि पेपर पर ही काम हुआ है, वो गांव में जा कर के देखें, ग्रामीण क्षेत्र में देखें कि कितने काम मनरेगा के तहत हुए हैं। चाहे वो नहर की खुदाई हो, पोखरा की खुदाई हो, पैन की खुदाई हो या जंगल लगाने की बात हो। इस तरह से मनरेगा ने सभी दृष्टिकोण से भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। लेकिन वर्तमान समय में जो पहले इसके अंतर्गत 100 दिन अकुशल श्रमिक को जो रोज़गार दिया जाता था, वो मात्र 40 से 50 दिन रह गया है। ये देखने की बात है या इसकी जांच करने की बात है। और दिन प्रतिदिन मोदी सरकार इसका बजट कम करते जा रही है। इसके फ़ायदे ये हैं कि मनरेगा से सबसे बड़ी तो फ़ायदा ये है कि शहर की ओर होने वाले मानवीय पलायन को रोकने में सफल हो रहा है, क्योंकि जब लोगों को घर पे ही रोज़गार मिल जाएगा तो फिर क्यों शहर में जाएंगे। दूसरी चीज़ की, जो लॉकडाउन के टाइम में जो रोज़गार की जो कमी हो गई थी, उस समय मनरेगा ने रोज़गार को सृजन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। और ये मनरेगा ही ऐसा कार्यक्रम था कि लोगों को, और ख़ासकर ग्रामीण क्षेत्र में, भूखे मरने से लोगों को रोका। अगली बात मैं इसका एक लाभ और बता देना चाहता हूँ कि इसमें ये जो मौसम के हिसाब से ये जलवायु परिवर्तन के लिए भी ये बहुत बढ़िया चीज़ है। जो मौसम में जो विस्थापन आ जाता है या किसी कारण से मौसम में गड़बड़ी, जो जलवायु परिवर्तन की बात लोग करते हैं, उसको भी रोकने में ही सफल रहा है, क्योंकि इसके अंतर्गत पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जगह जगह पे इसके लिए जो भी जैसी पेड़ चाहिए या जंगल चाहिए, उस हिसाब से भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से इसके अंतर्गत जंगल बसाया जा रहा है। इससे मौसम में सुधार आया है और लोगों को भी बहुत फ़ायदा हुआ है। इससे जब जंगल लग रहे हैं तो वहाँ पे चारागाह भी हो जाते हैं। इसके साथ साथ दैनिक जो लकड़ी की आवश्यकता होती है, उसकी भी व्यवस्था हो जाती है। मनरेगा के अंतर्गत कोई भी उद्योग लगाने की बात नहीं होती है, क्योंकि इसमें न कोई बड़े पैमाने पर मशीन लगाने की ज़रूरत होती है, न बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करवाने की ज़रूरत होती है। इस कारण से ये प्रदूषण को नियंत्रित करने में भी सफल है, और ख़ासकर ग्रामीण क्षेत्र में वायु प्रदूषण को भी रोकने में सफल हुआ है। तो मनरेगा के ये सब फायदे हैं। लेकिन ये सरकार क्यों रोकना चाहती हैं, क्यों इसको बंद करना चाह रही है, तो बस इसका यही सब कारण है कि ये अपने जो एमपी जो चुन करके जो एमपी आए हैं, उनके दबाव में ये कर रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये अब तक इस कारण अब तक जारी है, चाहे 40 से 50 दिन में, कि जो मेरे जैसे आदमी इसका समर्थन नहीं बोलते हैं,
जिसका समर्थन मुझे मीडिया वालों ने, देशवासियों ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दिया है, मेरी आवाज़ को बुलंद किए हैं, तभी ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं कम से कम ये 2016-17 से ही इस बात को उठा रहा हूँ कि मनरेगा से क्या क्या लाभ है, ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह से रोज़गार का सृजन हो रहा है। और इसका जो एक कारण और ये भी है बंद करवाने का कि क्योंकि इसमें जो ज़्यादातर जो रोज़गार मिल रहे हैं वो OBC SC ST कम्युनिटी से ही है, जिनको खाने का भी मैसर नहीं होता है। वो कम से कम रोज़गार मनरेगा के तहत जो भी उनको 2210 या 220 रुपये जो दिहाड़ी मजदूरी मिलती है, उनको एक दिन की मजदूरी से कम 2 जून का खाना हो जाता है। तो इसमें जो अपर क्लास के लोग हैं या सवर्ण जाति के लोग हैं, ये बंद करके इसको मतलब OBC SC ST को जो भी रोज़गार मिल रहा है उसको बंद करवा करके भूख के कगार पे ला देना चाहती है। क्योंकि ऐसे जो MPs हैं वो गरीब विरोधी हैं, चाहे वो किसी जाति किसी संप्रदाय के हों, OBC विरोधी हैं, SC ST विरोधी हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि OBC SC ST का सशक्तिकरण हो, चाहे सामाजिक सशक्तिकरण हो, चाहे आर्थिक सशक्तिकरण हो, राजनीतिक सशक्तिकरण हो। इसमें OBC SC ST के जो MP जो हैं वो भी नहीं चाहते हैं कि हम लोग के समुदाय के लोगों को सशक्तिकरण हो, क्योंकि लगता है करेंगे ये सशक्त हो जाएंगे, फिर मेरा आगे पीछे कौन करेगा, मेरा बात कौन सुनेगा। इस कारण से अगर ये मनरेगा कार्यक्रम अभी तक चल भी रहा है या इसको जारी रखा जा रहा है, तो इसका जो मुख्य कारण है कि मेरे जैसे और जो तमाम लोग हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो, चाहे प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, इसकी समर्थन में आवाज़ उठा रहे हैं, तभी चल रही है। न तो ये कार्यक्रम 2016-17 में ही बंद हो जाता। या अगर मनरेगा को अगर फ़ायदा जानना है तो आप 2005 एक्ट से देखिए कि किस तरह से लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला था, और लगभग भारत में गरीबी रेखा लगभग कम से कम ही तो 22 से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल गए थे। लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद फिर गरीबी रेखा या जो गरीबी के बिलो पॉवर्टी लाइन जो चले गए, वो लगभग 35 से 40 करोड़ लोग चले गए थे। लेकिन फिर जब मनरेगा कार्यक्रम पर लोगों का ध्यान गया, खास करके सरकार की ध्यान गई, तब जब इसको जारी रखा गया तो फिर ये लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलने लगे हैं। लेकिन इसके दिन प्रतिदिन कार्य दिवस में कटौती करने के कारण लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, जिसके कारण भी उनकी हालत ख़राब है। तो अगर मनरेगा कार्यक्रम को जारी रखा जाए तो देश में गरीब लोगों का सशक्तिकरण आसानी से हो सकता है। दूसरी चीज़, जो मनरेगा कार्यक्रम को बंद करने का एक कारण यह भी था कि ये भारत सरकार इसके जगह पर डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट और जो भी योजनाएं थे वो चलाना चाह रही थी। लेकिन जब लोगों को शिक्षा ही नहीं मिल पाया है, लोग साक्षर ही सिर्फ है, साक्षर मतलब ये होता है कि जिसको सिर्फ लिखना पढ़ना आए, मैंने अपना नाम लिखना आ जाए, वो भी साक्षर है। तो जब जिसको डिजिटल के बारे में समझ नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में समझ नहीं होगा, और जो भी वेबसाइट है जैसे कंप्यूटर के बारे में समझ नहीं होगा, तो आपका कोई कार्यक्रम सफल नहीं होगा, और सफल हुआ भी नहीं। मैं बहुत पहले ही बोला था कि पहले लिटरेसी पर ध्यान दिया जाए, लोगों को शिक्षित किया जाए, पेट भरने पर ध्यान दिया जाए। जिसका पेट भरेगा वो खुद अपना काम करेंगे। एक कहावत भी है कि भूखे पेट भजन होई न गोपाला। जब आदमी का पेट में भूख रहती है तो वो मतलब भजन नहीं कर सकता, उसका जिसका पेट भरता है वही भजन करता है। तो आप इतिहास उठा के देख लीजिए, मध्यकाल में भी देख लीजिए कि जो भी कबीर आए, चाहे नानक आए, चाहे जो भी आए, अगर इस तरह की जो धार्मिक सुधार की बात की, जब उन लोग का पेट भरा, जो और ख़ास करके मध्यकाल में 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति में जब लोगों का पेट भरने लगा, तब वो पढ़ना लिखना शुरू किए। जब पॉलिटिक्स करने लगे तब वो अपने शिक्षा के बारे में सोचने लगे। तो आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि कोई भी देश हो, कोई देश का नागरिक हो, कोई देश का व्यक्ति हो, जब उसका पेट भरता है तभी आगे की बात सोचता है। तो मनरेगा तो खैर बहुत बड़ा रोज़गार नहीं देने वाला कार्यक्रम है, लेकिन ये तो सत्य है कि वो 2 जून की रोटी की व्यवस्था करता है।
इसके साथ साथ उसके कुछ पैसे इस तरह से बच जाते हैं कि लोग अपने बच्चे के शिक्षा पर भी खर्च करते हैं। तो अगर किसी देश को सशक्त करना है तो एजुकेशन और हेल्थ से सशक्त कर दे, वो अपने आप देश मजबूत हो जाएगा। जो अभी मान लिया जाए कि आयुष्मान भारत योजना है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, ये सब एक सकारात्मक पहल है। लेकिन ये सकारात्मक पहल तभी सफल होगा जब मनरेगा जैसे कार्यक्रमों को सफलता के साथ लागू किया जाए। इसके साथ साथ इस तरह के और कार्यक्रम को चलाया जाए ताकि लोग का सशक्तिकरण हो सके। और ये कह करके कि ये ओबीसी का योजना है, एससी एसटी का योजना, उसी को रोजगार मिलता है, तो ये रंग भेद, जाति भेद या नस्ल भेद, चाहे जो भी जिसके माइंड में है, इससे देश का सशक्तिकरण नहीं होगा। धर्म का भी वही पूजा करता है या धर्म को वही मानता है जिसका पेट भरा हुआ रहता है। मैं पहले भी गुरु नानक, कबीर और जो भी इस तरह के जो संत थे उनका उदाहरण दे चुका हूँ। इनके पीछे तभी लोग ओबीसी एससी एसटी भागे तब जब वे लोग अपने मंदिर बना करके या अपना मठ बना करके या अपना किसी तंत्र मंत्र से कुछ करके अपना रोजी रोटी का व्यवस्था किए, तब ये लोग धर्म के पीछे भागे। तो धर्म के पीछे या धर्म मानना अच्छी बात है, लेकिन धर्म का मतलब ड्यूटी होता है। ड्यूटी लोगों का ये बनता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, खाना पर ध्यान दे, और ये ध्यान तभी देंगे तब जब उनके लिए रोजगार का सृजन की व्यवस्था हो। अरबों रुपया जो भी प्रधानमंत्री जी ने 2015 से जो चलाया, योजनाएं चलाया, वो सब फेल हुआ, अरबों रुपया बर्बाद हुआ। चाहे जो भी डिजिटल इंडिया हो, चाहे मैंने प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट हो या प्रधानमंत्री कौशल योजना हो जिसको हिंदी में कहते हैं, इस तरह के जो भी कार्यक्रम चलाए गए, तो अगर मान लिया जाए कि देश को सशक्त बनाना है, देश के नागरिक को सशक्त बनाना है, तो मनरेगा जैसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना होगा। ये नहीं कि कठपुतली सरकार बन करके या दूसरे की कठपुतली उसको कहे तो दूसरे के इशारे पे नाचता है कि जो कह दिया उसी को मानते हुए सारी नुकसान पहुंचा रहे हैं देश की जनता को, जिससे देश सशक्त नहीं होगा। बड़े बोला बनने से काम नहीं होता है, राम बोला बनने से काम नहीं होता है। बड़ बोला बनने से बढ़िया है कि आदमी का काम बोलना चाहिए, आदमी को नहीं बोलना चाहिए। जब आदमी का काम बोलता है तो आदमी के लोग अपने आप मुंह से बोलने लगते हैं। बड़ा वो है कि जिसका नाम हर व्यक्ति के लफ्ज पे हो। राम बोला वो है कि जिसका नाम लेने वाला हर व्यक्ति हो। सिर्फ राम राम कहने से या धर्म को बढ़ावा देने से कुछ नहीं होगा। धर्म भी एक सांस्कृतिक परंपरा है, इसको भी है, लेकिन पहले रोटी का जुगाड़ हो, लोगों की भुखमरी कैसे दूर की जाए, इस पर ध्यान देना है। तो मैं सरकार से पुनः आग्रह करता हूँ कि जो मनरेगा के कार्यक्रम में जो दिनों की कटौती कर दी गई है, उसकी पुनः 50 से 100 दिन कर दिया जाए। दूसरी चीज़ की जो लोग बोलते थे कि मैं कश्मीर में ख़रीदूँगा मकान, ज़मीन ख़रीदूँगा, ये करूँगा, लेकिन जब खुद सशक्त नहीं है तो कैसे खरीद सकते थे। तो इसमें पर भी एक शेर कहा गया है, जो देखते थे ख्वाब की खरीदेंगे कश्मीर में प्लॉट, उनकी हकीकत ये है कि वो खोदते हैं मनरेगा के कब्र। मेरा कहने का मतलब है कि लोग बोलते थे कि मैं वहाँ पे कश्मीर में प्लॉट खरीद करके वहाँ पे लोगों को बसा दूंगा या ये कर उन लोग के लिए बहुत व्यवस्था करूंगा, वहाँ पे उद्योग लगाऊंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि वो लोग मनरेगा के कब्र खोद रहे हैं। मैंने मनरेगा को समाप्त करने पर तुले हुए हैं कि राष्ट्रीय एकता अखंडता को तरफ दिखाते हैं, जो कश्मीर को मिलाने की बात करते हैं। लेकिन राष्ट्रीय एकता अखंडता का मतलब ये नहीं कि देश की अखंडता बना रहे। राष्ट्रीय एकता अखंडता का मतलब है कि देश के नागरिक में भी एकता हो, सब सौहार्दपूर्ण माहौल हो, भाईचारा हो और वो भी सशक्त हो, तभी राष्ट्रीय एकता अखंडता मजबूत होगा। जब देश के एक तरह से ये समानता की बात होता है, रोजगार के सृजन के लेकर के हो, चाहे और कुछ को लेकर को, ये नहीं कि सिर्फ कैपिटलिस्ट को ही बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस तरह से मनरेगा के कब्र खोदने वाले या कश्मीर में प्लॉट खरीदने वाले, चाहे जो भी हो, वो पहले मनरेगा पर भी ध्यान दें, तब वहाँ पे ये करें। ये न कि मनरेगा के लिए कब्र खोद रहे हैं। कब्र खोदने का मतलब कि इसको समाप्त करने पर तुले हुए हैं और सिर्फ 370 अनुच्छेद 370 और कश्मीर के बारे में मुद्दा को उठा रहे हैं।
इसको भी बचाने, जिस तरह आपने कश्मीर को 370 धारा हटा के बचाया, उसी तरह से गरीबों को बचाने के लिए मनरेगा को भी बचाना ज़रूरी है। इसी तरह एक और कहा गया है कि गड्ढे की मिट्टी गड्ढे में जाना है, रवायत यही है, यही जिंदगाना है। मेरा कहने का मतलब है कि जिस मिट्टी से बने हुए हैं, जो शरीर बना हुआ है, वो उसी में मिट्टी में मिल जाएगा। इसी तरह इसी पर कहा गया गड्ढे की मिट्टी गड्ढे में ही जाएगी, जहाँ से जो बना है उसको वहाँ जाना जाना है। जिंदगाना यही है, ज़िंदगी यही है, यही है। मेरा के मतलब है कि अच्छा काम करके जाइए, जितना हो सके अच्छा कीजिए, भेदभाव मत कीजिए, सांप्रदायिक सौहार्द को बनाइए। और ये तभी बन सकता है, भाईचारा तभी बन सकता है जब सब लोग को विकास के मुख्य धारा में जोड़ें, मनरेगा जैसे कार्यक्रम को मजबूत करें, तभी ये जो है ये ज़िंदगी सफल होता है, ये शरीर सफल होगा, तभी सभी लोग मजबूत होंगे। थैंक यू।